संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्मदिन के 644वें जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो ये किसान मजदूर एकता के रूप में ये आज का दिन मनाया जा रहा है, इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा। किसान आंदोलन पिछले 94 दिन से लगातार दिल्ली में चल रहा है। पंजाब में तो उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 94 दिन से लगातार चल रहा है। और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की, इसको तोड़ने की, इसमें हिंसा फैलाने की सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जो किसान संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं, जो किसान हैं और उस पूरे आंदोलन को समर्थन देने वाले जितने भी लोग हैं, वो दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, हरियाणा के भी साथी हैं, सबने इतनी ईमानदारी से, इतनी समझदारी से आंदोलन को चलाया है, उसका समर्थन किया है कि सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए और आंदोलन लगातार पहले से भी मजबूत होता चला जा रहा है। इसकी ये कॉमेंट कर देना होगा। आंदोलन पहले से भी मजबूत होता चला जा रहा है, लेकिन बात यह है साथियों, ये जो आंदोलन हमें करना पड़ा है, ये सरकार ये जो 3 कानून लेकर आई है, इनको कम करना ही को, ये क्या वैसे ही आ गए हैं कि सरकार के दिमाग में आया और ऐसे ये कानून बना के ला दिया? ये इसके पीछे की कोई साजिश है, इसके पीछे की बहुत भयानक साजिश है। और वो साजिश है इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना, इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, और बीजेपी और आरएसएस लगातार उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस किसान आंदोलन ने उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आंदोलन केवल किसान को बचाने का आंदोलन ही नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के चंगुल से इस देश को बचाने का आंदोलन है। इसलिए हर व्यक्ति को इस देश में जो भी जहां भी है, इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, चाहे जितना भी दे, चाहे वो पैसे से दे, चाहे वहां जाकर दे, किसी भी तरह का सहयोग इस आंदोलन में देना चाहिए, क्योंकि ये देश को बचाने का आंदोलन है। और ये आंदोलन सबसे ज्यादा हमको बचाने का आंदोलन है। सरकार अपने इरादों में अगर कामयाब हो गई तो सबसे ज्यादा गरीब मरेगा, आप और हम लोग मरेंगे। जो गरीब समाज है, अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये लोग सबसे ज्यादा मरेंगे। वो कैसे मरेंगे? केवल एक बात समझाऊंगा, उससे आप समझ लें। ये जो 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों में एक एग्रीमेंट वाला जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उस कानून की धारा 3 में जो किसान और मजदूर के साथ में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा आप समझें। उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी है, उस फसल की टाइमिंग क्या होगी, समय क्या होगा, उस फसल की क्वालिटी, स्टैंडर्ड, उसका ग्रेड क्या होगा, यानी कैसी होगी, बढ़िया घटिया क्या होगा, ये लिखा जाएगा। और उस फसल को उगाने के लिए व्यापारी उस किसान को खाद, बीज, मशीन, कीटनाशक और तकनीक, ये सारी वो व्यापारी ही देगा, फ्री में नहीं देगा, हर चीज की कीमत लेगा। साथ में
उस फसल की कीमत क्या होगी वो भी उसी में लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा आप समझे, यही मैं आपको समझाऊंगा। जब पूरे देश में ये कानून लागू हो जाएगा तो किसानों की जितनी जमीन है उस जमीन पर जो भी पैदा होगा उसका एग्रीमेंट यानी उसका समझौता व्यापारी से हो जाएगा। तो पूरे देश में जमीन पर होने वाला जो अनाज है वो कहां जाएगा? व्यापारी के गोदाम में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब सारा अनाज जो देश की धरती पर पैदा हुआ वो व्यापारी के गोदाम में चला जाएगा तो देश की जो सरकार है वो देश के 82 करोड़ गरीबों को राशन की दुकानों से जो अनाज देती है वो अनाज कहां से लाएगी? जब सारा अनाज व्यापारी के खेतों में पहुंच गया गोदाम में, वो अनाज कहां से खरीद कर लाएगी सरकार? इसका मतलब यह है कि गरीबों को अनाज देने के लिए जो राशन की दुकानों में उसे मिलता है कम कीमत पर, सरकार के पास कोई अनाज नहीं होगा। और सरकार की जिम्मेदारी है 2013 में यानी अब से 8 साल पहले देश की संसद ने एक कानून बनाया था कि इस देश के जो 82 करोड़ गरीब हैं उनको राशन की दुकानों से 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाएगा, क्योंकि वो गरीब हैं। हमारे देश की स्थिति ऐसी है, हमारे देश में भुखमरी से 3 लाख लोगों की हर साल मौत हो जाती है। किसान लगभग 12,000 किसान हमारे देश में जो उन पर कर्जा है, जो उनकी बुरी स्थिति है, उसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो 82 करोड़ गरीब हैं, मजदूर हैं, सरकार के पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा। सरकार का जो नीति आयोग है, सरकार की जो योजना बनाने वाले हैं, उनका कहना पता क्या है आपके लिए? इनको थोड़े बहुत पैसे दे देना, जैसे हम भिखारी हैं। अबे ये तुम्हारा नहीं, हमारा देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं और तुम्हारे बाप का नहीं है। हमारे विषय में सोच समझ के फैसला लेना। तो ये जो 82 करोड़ लोग हैं इनको खत्म करना चाहते हैं। राशन की दुकानों पर आपको अनाज ना मिले, ये योजना है इस 3 कानूनों के अंतर्गत। लेकिन कहा जा रहा है केवल किसानों के लिए, और किसानों का भी नाम लिया जा रहा है। ये कानून बने हैं इस देश के बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, केवल उनके लिए। सारे रास्ते जो व्यापारियों के बंद थे किसान की जमीन को हड़पने के, किसान के अनाज को लेने के और इस देश में महंगाई बढ़ाने के, वो सारे रास्ते सरकार ने व्यापारियों के लिए खोल दिए और गरीबों के लिए बंद कर दिए। इसलिए इसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ेगा। इसलिए यह मत सोचना कि यह कानून केवल और केवल किसानों के लिए है, नहीं, हम सबके लिए है। हम सबको खत्म करने का कानून। और क्यों खत्म करना चाहते हैं? सरकार का जो नीति आयोग है 2017 में, उसने ये बताया, सरकार को यह सलाह दी कि जो आप एमएसपी देते हो, एमएसपी जानते हो? एमएसपी जानते हो? कितने लोग हैं जो यहाँ पर खेती करते हैं या जिनके घरों में खेती होती रही है? हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जिनके घरों में खेती होती रही? अच्छा, सबके घर में खेती होती है? बहुत बढ़िया। तो थोड़ी थोड़ी खेती होगी, किसी पे 10 बीघे, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 15 बीघे, किसी पे 2 बीघे, इससे ज्यादा तो खेती नहीं होगी। इतनी ही खेती है ना। तो ये जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे आज की तारीख में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1975 रुपए। ईमानदारी से
अगर आज की तारीख में गेहूं का समर्थन मूल्य होना चाहिए, जिस कानून, जिस नीति के तहत यह समर्थन मूल्य तय होता है, जो होना चाहिए, इस सरकार ने भी अपने एजेंडे में माना। गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 रुपए क्विंटल आज की तारीख में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जो चावल 1868 रुपए या 1880 रुपए समर्थन मूल्य है, उसका समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, लेकिन 3000 तो बहुत दूर की बात है। जो 1868 रुपए है ना क्विंटल, वो भी किसान को नहीं मिलता। धान का मूल्य कितना मिलता है? 1000 रुपए, 1100 रुपए क्विंटल। सरकार को यह मूल्य दिलवाना चाहिए था। तो जो सरकार के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा इस एमएसपी को बंद करो, इस एमएसपी से बाहर निकलो। लेकिन अगर सरकार सीधे सीधे एमएसपी बंद कर देगी तो बहुत जबरदस्त विरोध उसका होगा। इसलिए एमएसपी बंद नहीं की, एमएसपी चालू रखी, लेकिन इस कानून के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी, इस देश में एक भी किसान को एमएसपी मिलेगी नहीं। इसको ऐसे और समझो जैसे सरकार ने प्रधानमंत्री जियो लेके आए। जियो का फोन अभी भी किसी के पास? अच्छा ये बताओ कितने लोगों के पास जियो का फोन है? यहां पर हाथ उठा के बताओ जरा, बताओ ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के पास जियो का फोन है? हाथ उठा के। अगर तुमने शाम तक ये जियो का सिम निकाल के तोड़ कर नहीं फेंका तो तुम भी इस देश के और इस आंदोलन के गद्दार कहे जाओगे। ये जियो यानी रिलायंस, ये अंबानी, ये अडानी, ये देश के गद्दार हैं। इनकी कोई चीज नहीं खरीदनी है और इनका फोन इस्तेमाल नहीं करना। निकाल के फेंको ये सिम और दूसरा सिम लो, चाहे एयरटेल का हो चाहे वोडाफोन को। जो देश को तबाह करना चाहता है, गरीब को तबाह करना चाहता है, हमारी जेब का एक भी पैसा हम उसकी जेब में नहीं डालेंगे। इसका प्रण लो, बताओ सबको, बहिष्कार करना इनका। ये सारी की सारी जो चीजें, सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो जियो जब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उसने एयरसेल को, टाटा डोकोमो को हटाया नहीं था, किसी को बंद किया। जिस समय जियो लॉन्च हुआ, इस देश में लगभग 12 मोबाइल की कंपनियां थी, लगभग 12-13। आज कितनी है? 3। वोडाफोन और आइडिया एक हो गए। तो एक तो वो है और एक एयरटेल और तीसरा जियो। बीएसएनएल भी जो सरकारी है, जो सबसे बढ़िया था, सबसे बड़ा था, वो भी बंद हो गया। तो बंद नहीं किया उन्हें, लेकिन जिस तरह से जियो को लाए और जियो में फ्री में जो दिया, उससे फ्री लालच जो दिया, उसके माध्यम से सब कुछ खत्म हो गया। ठीक इसी तरह से इस कानून के तहत एमएसपी को बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेगी, लेकिन कुछ भी नहीं बचेगा। ये कानून लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री धोखेबाज है, झूठ बोलने वाला इस देश का सबसे बड़ा, अगर झूठा कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है। इसके उसकी बात पर विश्वास मत करना। इस बात को समझ लेना है आपको। जो एमएसपी आपको बताई ना, एमएसपी कैसे खत्म कर रही है, ये कैसे खत्म हो जाएगी? एक तो उदाहरण मैंने दिया जियो फोन का, क्या कैसे खत्म हो गए? जियो के आते ही बाकी सारे। अब दूसरा तरीका, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब किसान का और व्यापारी का समझौता होगा, उस समझौते में फसल की कीमत भी लिखी जाएगी। लिखी जाएगी तो जब समझौते में ही कीमत लिखी गई तो सरकार की एमएसपी का क्या मतलब रहेगा? किसी को मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी। सरकार बहुत छोटे शब्दों में कह देगी, भैया तुमने तो फसल बोने से पहले ही अपनी फसल की कीमत व्यापारी के साथ में मिलकर तय कर ली थी, मैं क्या करूं? मैं एमएसपी कैसे दूं तुम्हें? इसलिए एमएसपी इस तरह से खत्म हो जाएगी। ये चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है और समझकर इस आंदोलन में साथ देने की जरूरत है। मैं इसलिए ये जो कानून है,
केवल किसानों के साथ आप जैसे मजदूरों को और इस देश के गरीबों को आने वाले 3-4 साल में पूरी तरह से तबाह कर देगा। अनाज भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? जब देश में 120 करोड़ लोग केवल रोटी के लिए तरसेंगे, रोटी भी नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या खरीदेंगे? खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा। खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ना। जब खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो इन फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान कौन खरीदेगा? बताओ कौन खरीदेगा? जब कोई खरीदने के लिए नहीं होगा तो ये फैक्ट्री चलेंगी कैसे? और फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। जो देश में लाखों करोड़ों की संख्या में बाजार में दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों पर ताला लगेगा। ये है ये कानून जिसे मोदी जी कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और ये समझ नहीं रहे। मोदी जी, तुम्हारे जैसे अनपढ़ को समझ में नहीं आता होगा। हमें सब मालूम है कि तुम कानून क्या लेके आए हो, और हम देश की जनता को बता देंगे ये क्या कानून है। कहते हैं ना काला कानून, इसमें बताओ काला क्या है। अबे किसी के सामने भैंस ले जाके खड़ी कर दो और उससे पूछो कि भैंस में काला क्या है, क्या बता देगा भाई? अबे भैंस तो पूरी काली है। ये है कानून। ये इसलिए ये कानून देश को तबाह करने वाले हैं। इसीलिए किसान और मजदूर सब लोग जिनको समझ में आ गया वो उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, वहां बैठे हैं। और ये कानून मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। सरकार वापस लेगी, हर सूरत में लेगी। सरकार की औकात ही नहीं है, मोदी के गुर्दे में इतना दम ही नहीं है कि ये कानून वापस ना लेना पड़ेगा, और लेगी। लेकिन हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, अपनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इससे भी आगे साथियों, कानून तो वापस होंगे, पर कानूनों के वापस होने से भी देश के गरीब लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस देश में बीमारी क्या है, बीमारी की जड़ क्या है? वो है बीजेपी, आरएसएस। जब तक बीजेपी और आरएसएस रहेगी, इस देश में गंदगी और इस देश में तरह तरह की बीमारियां बरकरार रहेंगी। इसलिए बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना ये सबसे पहली और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। जो जड़ है, बीमारी की जड़ है, उसी को खत्म करेंगे हम। और इसको खत्म करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसको खत्म करने के लिए हमें पहले ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ईवीएम है, बीजेपी खत्म नहीं होगी। और जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, बीजेपी का पता ही मिलेगा कि किस पाताल में धंस गई। इसलिए ईवीएम को खत्म करना है। तो इस किसान आंदोलन के साथ साथ मैं जब पहली बार गया, पहले दिन सिंह बॉर्डर पे, मैंने उनसे कहा अपने इस आंदोलन में ईवीएम को भी शामिल करो, पर किसी वजह से उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने जब इस सरकार ने दोबारा शपथ ली 30 नवंबर 2019 को, हम तब से लगातार ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं। और अब अगले महीने से ईवीएम के विरोध में राष्ट्रव्यापी बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आंदोलन में साथ देना, नहीं तो किसी राजनीति वाले को गाली मत देना अगर आप साथ नहीं दे सकते। ईवीएम को उखाड़ के फेंकना है। जैसे ये मीटिंग कर रहे हैं, इतनी बढ़िया मीटिंग, इतनी मजबूत मीटिंग, इसी तरह से ईवीएम को उखाड़ने के लिए जगह जगह मीटिंग करेंगे और इस देश से ईवीएम को खत्म करेंगे। 2012 में अगले साल चुनाव होने वाला है। यहां पर 2022 यानी अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाला, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, उत्तराखंड में भी होगा और मणिपुर में भी होगा। बहुत सीधी सीधी बात आपसे कर रहा हूं, बहुत सीधी सीधी बात करने आया हूं। सारे राजनीतिक परिदृश्य को आप जानते हैं। राजनीति में क्या क्या चल रहा है, राजनीति में कौन आपके गले रख के आपकी पीठ में छुरा फूंक रहा है, कौन
कौन सीधे सीधे आपको दफन करने पर तुला हुआ है, कौन आपको धोखा दे रहा है, सब आपको मालूम है। मुझे अभी साथी जो है इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत साथी हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से आए, लेकिन बहुत साथियों की वोट नहीं है यहां पर बनी हुई। मुझे एक बात समझाओ, आप नौकरी यहां करते हो, रोजगार यहां करते हो, रहते यहां हो, वोट यहां क्यों नहीं बना रखी आपने? क्या दिक्कत है आपको? और अगर आपके पास वोट ही नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो तुम राजनीति को कैसे बदलोगे भाई? राजनीति में क्या करोगे आप? कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कौन मानेगा तुम्हारी बात? देश में राजनीति के तभी सुनते हैं जब आपकी वोट है। और अब तो ईवीएम मशीन में वो भी नहीं छोड़ा कि वोट के लिए तुम्हारी वोट की जरूरत हो, फिर भी वोट बनवानी पड़ेगी, इसलिए अपनी वोट बनवाइए और मिलके साथ चलिए। आप लोग मुझे YouTube पर सुनते रहते हैं, मैं लगातार आंदोलनों में रहता हूं। सरकार की जो गलत रीति है, बिना किसी डर के उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं। जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला था, लोगों की नागरिकता छीनने का षड्यंत्र था, मैंने लगातार उसमें भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। न केवल दिल्ली के हर आंदोलन में, बल्कि दिल्ली के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लगातार आंदोलनों में न रहा। और जब से ये आया, उसके बाद में कोरोना आ गया, सरकार ने पूरा देश बंद कर दिया। उसके बाद में ये किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन में पहले ही दिन से मैं लगातार साथ हूं। और आप साथी मुझे YouTube पर खुल के सुनते हैं। ठीक बोलता हूं मैं लोगों के सामने? मैं जो बात कहता हूं समझ में आती है क्या? अब आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी, यानी मेरी पार्टी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर, उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर और आपके यहां पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है, चुनना तुम्हें है। लोग मैदान में हैं, तुम्हें सब मालूम है, किसी को यह नहीं है कि किसी को नहीं पता कौन कौन लोग मैदान में हैं। अगले पिछले पुराने नए आपकी जानकारी में है। पुरानों ने क्या किया तुम्हें एक एक चीज मालूम है, पुरानों ने क्या क्या नहीं किया वो भी तुम्हें मालूम है। जो लोग इस समय मैदान में हैं, उनमें कितनी काबिलियत है, कितने योग्य हैं, कितनी उनमें हिम्मत है, कितने वो निडर हैं, ये भी तुम सारे जानते हो। अगर आपको लगता है कि हम में वो ताकत है, हमारी पार्टी एक अच्छा विकल्प दे सकती है, तो 2022 के चुनाव में हमारा साथ दीजिए। नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझे। क्योंकि अगर इस बार आपने सही कदम उठाया तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर सही कदम नहीं उठाया, यह केवल सोचते रह गए क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं, बनते जी ने सुनाई थी मुझे कहानी, जो पलवल में बनते जी जानते होंगे आप, बनते प्रज्ञाशील राहुल जी। जब मैं पहली बार उनके उसमें आंदोलन में गया तो उन्होंने कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया। दो लोग आपस में ये बहस कर रहे थे कि मेरी पकड़ ज्यादा है। एक ने कहा कि मेरी पकड़ ज्यादा है, दूसरे ने बोला ना तेरे से ज्यादा मेरी पकड़। वो कह रहा नहीं नहीं यार मेरी पकड़ ज्यादा है। तो कहा फैसला कैसे होगा? बाहर को चलते हैं भाई। कमरे से निकल के बाहर को आ गए, सड़क पे गधा खड़ा था। तो जो यूं कहा ना तेरे से ज्यादा मेरी पकड़ है, मेरी पकड़ बहुत ज्यादा है। उसने गधे की पूंछ पकड़ ली दोनों हाथों से, ऐसे गधे की पूंछ पकड़ ली। गधा बोला यार ये क्या हो गया, आज तो कुछ अलग ही मामला नजर आ रहा है। पहले तो थोड़ा सा झटका, तो दो व्यक्ति उसमें भी खींच गए, शायद हथियार हटा नहीं।
फिर 2 और दिए, अब हट जाए, फिर मैं नहीं हटा। गधा भी बोला यार आप तो कुछ अलग ही चीज से पाला पड़ गया, तो भाग लिया बेचारा। अब गधा भागता जाए, दुलत्ती उसमें लगाता जाए, भागता जाए, लगाता जाए, दुलत्ती काफी दूर तक भाग गया। और जब बहुत दूर जाके गधा ने सोचा यार मामला आप तो गड़बड़ है, रुक जाया, थक गया बेचारा, गधा थक गया, रुक गया। जब रुक गया तो वो जो खाना जो पूंछ पकड़ रखी थी ऊपर से नीचे तक पूरा छिल गया, कोहनी भी छिल गई, मुंह भी छिल गया, ये पसलियां, हाथ, घुटने पुटने सब छिल गए, लहूलुहान हो गया, खून खच्चर हो गया। लोगों ने देखा, उसे कहा भाई मेरे इस पूंछ को छोड़, तेरे इतने जख्म हो गए हैं, इन्हें जाके धो, इनमें दवाई लगा, पट्टी करवा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। पर उसने नहीं सुनी। वो कहता है यार कैसे मूर्ख लोग, ये तो कह रहे हैं कि मेरे चोट लग गई है, मैं छिल गया हूं, खून निकल रहे हैं, मुझे मरहम पट्टी करानी चाहिए, लेकिन ये मूर्ख ये नहीं देख रहे कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है, मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। तो अगर कोई व्यक्ति बेवजह पूंछ को पकड़ा रहे और पूरा लहूलुहान होता है और तब भी उसको अकल ना है और पूंछ ना छोड़े, दवाई ना करवाए, तो मूर्ख कौन है? वो पब्लिक या वो जिसने पूंछ पकड़ रखी है? तुम कब तक पूंछ पकड़े रहोगे ये तुम्हें तय करना, मैं तो तुम्हारे ऊपर छोड़े जा रहा हूं। एक घर तुम्हारा बेकार हो चुका है, दूसरा नया घर तैयार है, फैसला तुम्हें लेना है, चुनना तुम्हें है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी है। तुम्हारे आने वाले बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि शिक्षा पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाओगे, नौकरियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, जानबूझकर खत्म की गई हैं। और ये जो सब कुछ प्राइवेट 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 निजीकरण जो है, ये आरक्षण को खत्म करने का बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, इसीलिए किया जा रहा है। तो आरक्षण के माध्यम से भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक बढ़िया लीडरशिप, एक बढ़िया पार्टी, और उसमें आने के लिए अच्छे लोग जो राजनीति में आए। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तभी अच्छा होगा, राजनीति में बुरे आएंगे, यानी कचरा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो गंदगी ही फैलेगी, बीमारी ही फैलेगी, और कुछ होने वाला नहीं है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? ये इसलिए कह रहा हूं कि संत रविदास जी ने कहा था, क्या कहा था? ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, हाँ रविदास प्रसन्न। यही है ना? तो राज ऐसा होना चाहिए कि छोटा हो बड़ा हो सब समान हो, हर किसी को अन्न मिले, रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले, ताकि सब लोग सुखी रहें। और वो राज जो अच्छे, काबिल, ताकतवर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वही ला सकते हैं, वही चला सकते हैं, ना दूसरा ला सकता, ना दूसरा चला सकता। तुम्हें बहुत अनुभव है, तुम्हारे साथ में बहुत धोखा हुआ है, तुम बहुत छले गए हो, तुम्हें बहुत लूटा गया है, तुम्हारी पीढ़ी तक को बर्बाद किया गया है। फैसला तुम्हें लेना है। इसलिए साथियों, मैंने जो ठीक आज के मौके पर समझता था आपको बता दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बोलो स्वनिर्भय, बोलो स्वनिर्भय, सद्गुरु महाराज रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बंदे, सत श्री अकाल।